नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्नेहलता के साथ मैं राजेंद्र और हर रोज की तरह तमाम अहम खबरें, तमाम जरूरी खबरें इस बुलेटिन में हम आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। बिल्कुल राजेंद्र जी, और ये बताना जरूरी है, चाहे बात राजनीति की कर ले, राजनेताओं की कर ले, चुनावी बयार जिस तरीके से बह रही है तो बहुत जरूरी हो जाता है उस पर नजर बनाए रखना। इस बुलेटिन में वो सारी चीजें हम आपको दिखाते हैं। हर खबर अलग और बिल्कुल नए अंदाज में आपके पास होगी। बिल्कुल, और शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। तो बिल्कुल सबसे पहले क्यों ना बात कर लें उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मी। चुनाव के लिए भले ही प्रदेश में करीब 4 महीने का वक्त बचा हो, लेकिन माहौल अभी से बनना शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से जोर आजमाइश में लगी हैं। और इसी कड़ी में भाजपा 2022 की चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई है। जातीय समीकरणों को साधने का प्रयास जारी है और इसके मद्देनजर भाजपा के ओबीसी मोर्चा का सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन भी चल रहा है। आज सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में लोधी समाज से जुड़े लोग शामिल होंगे। बिल्कुल, और ये देखिए कि भाजपा लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन का आज आयोजन कर रही है और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शामिल होना है। अपने दर्शकों को अपने बता दें यहाँ पर कि लोधी वोट बैंक भाजपा का कोर वोटर माना जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह भी लोध बिरादरी से ही आते थे। ओबीसी के 52% वोट में लोध बिरादरी का 7% वोट शामिल है। 2017 में 19 लोधी समाज के लोगों को भाजपा ने टिकट दिया था, जिनमें से 17 जीतकर विधायक बने थे। अब इतना स्ट्रॉन्ग इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है जोर आजमाइश भी उतनी तेज होगी। और आगे बढ़ते हैं, इसी बीच बड़ी खबर दर्शकों तक पहुंचाते हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीएम योगी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। आज अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को ये नियुक्ति पत्र बांटा जाना है और यही कार्यक्रम आज लखनऊ में है। बिल्कुल, समाज कल्याण अधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र बांटेंगे। दोपहर 12:30 बजे कार्यक्रम होगा। और आपको बताएं कि मिशन रोजगार में जुटी है योगी सरकार और इसी के तहत नियुक्ति पत्र बांटने का काम भी लगातार जारी है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को आज मुख्यमंत्री योगी स्वयं नियुक्ति पत्र बांटेंगे। दोपहर 12:30 बजे लखनऊ में कार्यक्रम होगा। मिशन रोजगार के तहत ये एक और स्टेप गवर्नमेंट का। बिल्कुल, युवाओं की नजर जिस तरीके से वोटिंग से पहले रोजगार के मुद्दे पर है, कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि अंतिम वक्त तक जितना हो सके युवाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश किया जाए। और इस तरीके की नियुक्ति और सीएम का खुद पहुंचकर नियुक्ति पत्र बांटना इस बात का संकेत देता है। यकीनन रोजगार एक मुद्दा है। हमने देखा है अपने सर्वेज में भी स्नेहलता की लगातार रोजगार को लेकर संवेदनशील है एक बहुत बड़ा वर्ग। बिल्कुल, तो देखिए 2022 चुनाव की तैयारी में सिर्फ भाजपा ही नहीं जुटी है, बल्कि तमाम सियासी पार्टियां लगी हुई हैं। इसी कड़ी में यूपी में यात्राओं का एक अच्छा खासा दौर चल रहा है। राजनीतिक दल अपने वोट बैंक को साधने के लिए दूसरे के वोट बैंक में सेंध लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं और इसी कड़ी में ये सियासी यात्राएं हमारे सामने आती हैं, कई बार सम्मेलन भी सामने आते हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस की अगर आप जब बात करते हैं तो प्रतिज्ञा यात्रा का नाम लेना बेहद जरूरी हो जाता है, जो चल रही है आजकल। जी हाँ, कांग्रेस की पहली प्रतिज्ञा यात्रा बिजनौर से अमरोहा होते हुए आज मुरादाबाद पहुंचेगी और दूसरी प्रतिज्ञा यात्रा उन्नाव से कानपुर होते हुए फतेहपुर पहुंचेगी, जबकि तीसरी प्रतिज्ञा यात्रा मिर्जापुर से प्रयागराज तक जाएगी। तो वहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज सिंह उर्फ राजा भैया, इनकी भी जनसेवा संकल्प यात्रा है और उसका तीसरा चरण चल रहा है। इसी के तहत जनसेवा संकल्प यात्रा आज औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा पहुंचेगी। और ये भी जान लीजिए कि राजा भैया पूरे प्रदेश में जनसेवा संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा की शुरुआत उन्होंने अयोध्या की थी और ये यात्रा कैसे आगे बढ़ रही है ये भी आपके सामने है। बिल्कुल, और अगर प्रसपा की बात करें तो शिवपाल सिंह भी यात्रा कर रहे हैं। उनकी सामाजिक परिवर्तन यात्रा आज बरेली पहुंचेगी। शाम 4 बजे अपना सामाजिक परिवर्तन रथ लेकर शिवपाल सिंह यादव बरेली पहुंचेंगे। शिवपाल सिंह यादव का कई जगहों पर स्वागत होगा और शिवपाल सिंह यादव नरियावल और सीबीगंज में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और समाजवादी पार्टी की बात ना करें ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि आज प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल किसान नौजवान यात्रा निकाल रहे हैं। उनकी ये यात्रा सपा के गढ़ माने जाने वाले अखिलेश यादव के संसदीय क्षेत्र और पूर्वांचल का बड़ा हिस्सा आजमगढ़ पहुंचेगी।
ये जान लीजिए कि सपा की किसान नौजवान पटेल यात्रा का ये 7वां चरण चल रहा है। 31 अक्टूबर को प्रयागराज में यात्रा का समापन होना है, यानी अब कगार पर है इस यात्रा को समाप्त करने के। तो ये यात्राएं चल रही हैं राजनीतिक दलों की, चाहे वो समाजवादी पार्टी की हो, चाहे वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, या राजा भैया का दिल का। बिल्कुल। और सोचिए, जनता इस वक्त सारी यात्राओं को गुजरता देख रही है। अपने क्षेत्र से आज कौन आया है, आज कौन जा रहा है, आज कौन आ रहा है, ये सारी यात्राएं उनकी आंखों के सामने से एक विकल्प की तरह गुजर रही हैं। अब देखना होगा कि ईवीएम के बटन को दबाते वक्त क्या ये यात्रा याद आती है, 4.5 साल का कार्यकाल याद आता है जो 5 साल का हो चुका रहेगा, या फिर कोई चेहरा है जिस पर वो भरोसा जताएंगे। ये बड़ा दिलचस्प है और उत्तर प्रदेश की फिजा में चुनाव ही चुनाव है। अनुभव हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं और तमाम यात्राओं पर नजर बनाए हुए हैं राजेंद्र। बिल्कुल, और अनुभव में बताएंगे कि ये जो यात्राएं चल रही हैं अनुभव, इनमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर इनमें से कौन सी यात्रा आज पहुंच रही है? देखिए, बिल्कुल राजेंद्र जी, अगर आप बात करिए तो सभी राजनीतिक दल अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं। किसी ने प्रतिज्ञा यात्रा नाम दिया है, किसी ने सामाजिक परिवर्तन यात्रा नाम दिया है, किसी ने किसान नौजवान पटेल यात्रा नाम दिया है। मकसद सबका एक ही है। मकसद क्या है कि 2022 के चुनाव में कैसे उसे वोट मिले, और इसीलिए अगर हम इन यात्राओं को कहें कि सब वोट यात्रा निकाल रहे हैं तो गलत नहीं होगा। और मकसद सबका ये भी कि कैसे लखनऊ पहुंचा जाए, कैसे लखनऊ की जो हम कह सत्ता उस पर कब्जा किया जाए, ये सबकी कोशिश है। अब प्रतिज्ञा यात्रा जो शुरू हुई है, जो 1 नवंबर तक चलेगी, 3 अलग अलग रूट पर वो निकली है। आज एक पहुंचेगी मुरादाबाद, दूसरी जो प्रतिज्ञा यात्रा है वो प्रयागराज पहुंचेगी और तीसरी फतेहपुर पहुंचेगी। कांग्रेस के तमाम नेता जो ये बस चल रही है उसमें सवार हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, छोटी छोटी जनसभाएं होती है, कार्यकर्ता उनका स्वागत करते हैं और इससे कांग्रेस के नेता उत्साहित है। उनको लग रहा है कि 2022 के चुनाव में इस बार कुछ चमत्कार होगा। चमत्कार कांग्रेस के लिए होगा। क्यों? क्योंकि 32 वर्षों से कांग्रेस यूपी की सत्ता से बाहर है। दूसरी तरफ आप देखिए राजा भैया, जिन्होंने अपनी पार्टी बनाई है और वो भी अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं। अभी तक वो निर्दलीय लड़ते थे और जो सरकार बनती थी उसमें कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाते थे, पर इस सरकार में कहीं एडजस्ट नहीं हुए। थोड़ा मन का झुकाव उनका जरूर रहा बीजेपी की तरफ, और उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, वो भी एक यात्रा निकाल रहे हैं। शिवपाल यादव लगातार उनका जो सामाजिक परिवर्तन रथ है वो चल रहा है। 2 चरण हो चुके हैं, तीसरे चरण में आज उनकी यात्रा एक दूसरे जिले में पहुंचेगी। समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेश उत्तम पटेल, उन्होंने भी अगस्त में शुरू किया था किसान नौजवान पटेल यात्रा, अलग अलग जिलों में गए और अब 7वां चरण चल रहा है जो समाप्त होगी 31 तारीख को प्रयागराज में। कल वो मऊ पहुंचे थे और आज उनको आजमगढ़ जाना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। परिवर्तन इसलिए है कि अखिलेश यादव भी कल मऊ पहुंचेंगे। जो ओम प्रकाश राजभर ने वंचित शोषित दलित अल्पसंख्यक महासम्मेलन बुलाया है उसमें शामिल होने के लिए, इसलिए अब नरेश उत्तम पटेल मऊ में ही रुकेंगे और अखिलेश यादव भी कल से 2 दिन के पूर्वांचल दौरे पर रहेंगे। अच्छा, कल जो है वो मऊ पहुंचेंगे और परसों 28 को आजमगढ़ पहुंचेंगे अपने संसदीय क्षेत्र। तो नरेश उत्तम पटेल की यात्रा तब आजमगढ़ पहुंचेगी, पर कोशिश सबकी यही है कि कैसे चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल की जाए, कैसे इस यात्रा के जरिए जो विपक्षी दल है वो सरकार को घेरने में जुटे हैं। और अगर आप देखिए बीजेपी को तमाम जो अलग अलग सम्मेलन है वो बीजेपी कर रही है, इसलिए वो बताने की कोशिश कर रही है कि हमने इन 4.5 सालों में यूपी को कैसे विकास के एजेंडे पर दौड़ाया है। बिल्कुल, तो 4 तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। बिल्कुल, और अनुभव से एक और चीज जानने का मेरा मन है राजेंद्र जी, कि यात्राओं को लेकर लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होगा। देखिए, ये तो चुनावी सीजन है, त्योहार की तरह आता है, लोग जानते हैं, लेकिन अभी लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि इतने सारे नाम तो नहीं याद होते हैं। पार्टी से लोग याद करते हैं कि कांग्रेस की यात्रा है, सपा की यात्रा है। देखिए, हर दल की यही कोशिश है कि जब उसकी यात्रा पहुंचे या उसके नेता उसके लीडर पहुंचे तो लोग वहां पर मौजूद रहें, स्वागत हो, वेलकम हो, और ये नेताओं को अच्छा लगता है। पर जिस तरीके से आपने पूछा कि लोगों के मन, देखिए आम जनता को अभी कुछ इन यात्राओं से लेना नहीं है। उनको जो बात आपने की उनको सब पता है। उनको पता है कि अब चुनाव करीब आ गए हैं, नेता उनके पास आ रहे हैं, तमाम सारी बातें कर रहे हैं,
कुछ लोगों की तो नाराजगी इतनी ज्यादा है, वो कह रहे हैं कि 4.5 साल तक तो आए नहीं, अब आप निकल के आ रहे हो। इसीलिए हमें उस तरीके का रिस्पांस किसी भी यात्रा में नहीं देखने को मिल रहा है कि ठीक है अनुभव, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि सही बात है। आपके पास जो अपडेट है, आपके पास जो जानकारी है वो ये कह रही है कि किसी भी यात्रा को उस किस्म का रिस्पांस नहीं मिला है जिसकी अपेक्षा में यात्रा निकाली जा रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद। और राजेंद्र जी देखिए, कोरोना काल भी बीता है, जनता ने बहुत अच्छा बुरा दौर देखा है और कौन किस वक्त किसके साथ खड़ा था ये सब जानती है, पब्लिक है, सब जानते हैं। चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के। अयोध्या दौरे पर हैं वो और आज दूसरा दिन है। आज केजरीवाल हनुमानगढ़ी रामलला के दर्शन करेंगे। बिल्कुल, तो अरविंद केजरीवाल इस बार पहले सोमवार को अयोध्या पहुंचे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सरयू आरती में भी शामिल हुए। उनके साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह भी मौजूद हैं। आरती में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने संतों का आशीर्वाद भी लिया। ये देखिए आप तस्वीरें, पूरे धार्मिक का कलेवरों में दिखाई दिए कल अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। और अयोध्या जाना एक संदेश देना है, राजनीतिक संदेश देना है, इसको वो अच्छे समझते हैं। पिछले कुछ वर्षों में जो राजनीतिक करियर रहा है, इसने उनको बहुत कुछ सिखाया भी है और वो बहुत तेजी से सीखे भी हैं। अयोध्या आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अयोध्या आने का अवसर मिला। इस अवसर पे मैं सभी देवताओं से, प्रभु श्री राम से, मां सरयू नदी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे देश को इस महामारी से मुक्ति मिले। तो मैं सभी देवताओं से प्रार्थना करता हूं, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि मेरा भारतवर्ष जल्दी दुनिया का नंबर 1 देश बने। केजरीवाल को सुन रहे थे। अब आपको बताएं कि किसानों के मुद्दे पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देशव्यापी प्रदर्शन होगा। ये बेहद अहम है कि इस प्रदर्शन के जरिए लोग लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आज से संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शन के पीछे एक और वजह भी है और वो है कि आज किसान आंदोलन के 11 महीने पूरे हो रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए किसानों ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। और आपको बताएं कि दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, दर्शकों तक पहुंचाएं। दिल्ली से ये खबर है, जहां लखीमपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुबह 11 बजे का वक्त है और सुबह 11 से 11:15 के बीच सुनवाई की बात सामने आ रही है। अब तक हुई जो कार्रवाई है उसका ब्यौरा पेश करना होगा यूपी पुलिस को। बिल्कुल, और आपको ये भी बताएं कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस बात पर असंतोष जाहिर किया था कि पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर रखने पर जोर नहीं दिया और उन्हें आसानी से न्यायिक हिरासत में जाने दिया। कोर्ट ने मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों के बयान दर्ज न होने पर भी एसआईटी को फटकार लगाई थी। तो इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बारीकी से नजर है। हर एक पहलू पर सवाल पूछा जा रहा है, जवाबदेही तय है जांच एजेंसियों की, यूपी पुलिस की। आज देखना होगा कि 11 से 11:15 के बीच सुनवाई में क्या बातें निकल करके सामने आती हैं। और देखिए, रिमांड के बीच डेंगू हुआ है आशीष को, ये भी पता चला है। तो पूछताछ भी प्रभावित हुई है। अब ये किस तरीके से कोर्ट के सामने ये भी पक्ष रखा जाएगा, राजेंद्र जी? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और राजेंद्र जी, अब मैं आपको बताती हूँ यूपी उत्तराखंड के सियासी लिहाज से बड़ी खबरें क्या हैं जिस पर एबीपी गंगा की नजर बनी रहेगी। बिल्कुल, तो संजीता हमें बताने जा रही हैं कि सियासी यानी राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। बहुत जल्दी वो आपके सामने होंगी। और इस बीच एक खबर से भी आपको रूबरू कराते हैं। बलिया में बिहार सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। यहां मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक बुजुर्ग और कुछ बच्चों को हेलीकॉप्टर पर बैठाकर आसमान की सैर करवा दी। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब निषाद का बेटा सिर्फ नाव पर घूमने वाला नहीं है, अब वो हेलीकॉप्टर की सवारी भी करने लगा है। ये देखिए आप तस्वीरें, जब हेलीकॉप्टर से पहुंचे मुकेश सहनी और लोग जब वहां पर उनके समर्थक थे तो बच्चों को उन्होंने हेलीकॉप्टर पर बैठाया और उन्हें सैर कराने के बाद उन्होंने कहा कि निषाद का बेटा अब सिर्फ नाव पर नहीं चढ़ेगा, हेलीकॉप्टर भी अब उसके लिए तैयार है।
देखिए, इस हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे, विकासशील इंसान पार्टी की रैली थी, मुकेश सहनी इसमें शामिल हुए और इसी हेलीकॉप्टर में उन्होंने बच्चों को बिठा दिया। देखिए आप, उसके बाद बच्चों और बुजुर्गों को आसमान की सैर कराने के बाद उन्होंने तत्काल बयान दिया कि निषाद का बेटा अब सिर्फ नाव पर नहीं बैठेगा। है कि देखिए, निषाद का बेटा सिर्फ नाव पे नहीं घूमने वाला, अभी हेलीकॉप्टर का सवारी करने लगा है और मैं चाहूंगा कि मेरे देश में हमारे निषाद का बेटा वो इसी तरीके से हेलीकॉप्टर पे घूमे। मुझे लगा कि आज हमारे बुजुर्ग गार्जियन को बच्चे को आज हेलीकॉप्टर पे घुमाना था, तो मैंने आज उनको घुमाया और यही देखकर समाज जिएंगे और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई। बिल्कुल, तो जो अपने आप को सन ऑफ मल्लाह क्लेम करते हैं, बिहार से आए हैं और उत्तर प्रदेश की सियासी सरजमी पर अपनी जमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुकेश सहनी का क्या कहना है ये आपने सुना, हेलीकॉप्टर से उड़ने वाली बात भी वो कह रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि सियासत की कौन सी बड़ी खबर है जिस पर दिन भर एबीपी गंगा की नजर रहने वाली है। तो जान लीजिए कि दिल्ली में आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक है और कांग्रेस मुख्यालय पर सोनिया गांधी की अध्यक्षता में सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी। पार्टी के देश भर से महासचिव और प्रदेश अध्यक्षों को बुलावा गया है, प्रदेश प्रभारी को भी बुलावा गया है, वो सभी मौजूद रहेंगे, जिसमें कांग्रेस के सदस्यता अभियान और महंगाई के मुद्दे पर किस तरीके से घेरना है सरकार को, इसके अलावा 2022 की चुनावी रणनीति पर मंथन होगा। ये बेहद खास है जिस पर नजर पूरे दिन बनी रहेगी। अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल राजेंद्र जी। बिल्कुल, तो ये बड़ी सियासी खबर होने वाली है आज, जिस पर हमारी नजर जो है पूरे दिन रहेगी। आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला तूल पकड़ रहा है। परिजन शख्स की मौत को हत्या बता रहे हैं, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नदी में डूबने से शख्स की मौत बताई जा रही है। हालांकि सोमवार को सपा का डेलीगेशन कुड़वार थाना क्षेत्र के मिठनेपुर गांव पहुंचा और मृतक के परिजनों से मुलाकात की, साथ ही प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। राजपाल कश्यप की बात हम सुनने जा रहे हैं, क्या उन्होंने कहा इस अवसर पर, इस मौके पर। प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं शख्स की संदिग्ध मौत के मामले में। यह मामला तूल पकड़ चुका है। राजपाल कश्यप वहां पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को लीड करते हुए। परिजनों ने व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नदी में डूबने से मौत का जिक्र किया गया है। प्रशासन पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों से भी लड़ रही है, समझ रहे हैं कि नहीं? सही बात है, विपक्ष की भूमिका ही है जहां कमी है उसे गिनवाना और बताना। लेकिन 4.5 साल तक ये काम हुआ है कि नहीं, इस पर जनता की निगाह जरूर रहती है, विपक्ष पे भी रहती है। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं चुनावी खबरें धुआंधार अंदाज में। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सोमवार को सरयू आरती में शामिल हुए और आज वो हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन करने जाएंगे। लेकिन उनके दौरे का हनुमानगढ़ी के संत राजू दास ने विरोध किया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए जालौन की कालपी विधानसभा सीट से बसपा ने चुन्ना पाल को अपना प्रत्याशी बनाया है। कालपी में आयोजित कार्यक्रम में बुंदेलखंड कोऑर्डिनेटर लालाराम अहिरवार ने प्रत्याशी के नाम की घोषणा की। प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा से भी बसपा ने अजय यादव को प्रभारी घोषित कर दिया है। रानीगंज में बसपा की विशाल रैली आयोजित की गई। इसमें बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ ने अशोक यादव के नाम की घोषणा की। तो भाई, अब यूपी में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां कितनी तेज है किसी से नहीं छुपी हैं, लेकिन सियासी माहौल और सियासी बयार क्या कह रहा है, लोग सोच क्या रहे हैं, किन बातों पर उनकी चर्चा है, मुद्दे उनके पास क्या है, ये समझने के लिए, जानने के लिए जरूरी है कि भाई आखिर चल क्या रहा है। अब हम आपको लेकर चलते हैं बरेली के अपने अनूप मिश्रा के पास, जो सीधे आम लोगों से बात करेंगे, सवाल पूछेंगे कि 2022 चुनाव से पहले उनके हृदय में क्या है इस वक्त। नमस्कार, मैं हूं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा पर आज हम बात करेंगे चाय पर चर्चा। और चाय पर चर्चा करने के लिए हम इस वक्त पहुंचे हैं बरेली के कलेक्ट्रेट स्थित मंगलम स्वीट्स पर। और यहां पर तमाम लोग बैठे हुए हैं। यहां पर तमाम तरह के लोग आते हैं, तमाम राजनीतिक लोग भी होते हैं, तमाम पत्रकार होते हैं, तमाम अधिकारी होते हैं और तमाम कर्मचारी होते हैं। तो कलेक्ट्रेट पे हर तरह का वर्ग यहां पर आता है और उनसे जानेंगे, राजनीतिक चर्चा करेंगे, लोगों से जानेंगे कि आखिर यूपी में क्या चल रहा है, किस तरीके की राजनीति हो रही है, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, वो किन मुद्दों पर वोट करने जाएंगे। सबसे पहले यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। भाई साहब, जानना चाहेंगे क्या चल रहा है भाई साहब राजनीति के बारे में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या होगा आने वाले समय में प्रदर्शन, क्योंकि चुनाव में बहुत कम समय है। चुनाव का कम समय जरूर है, लेकिन पब्लिक जो फैसला देगी, पब्लिक के जैसे हमने पिछली भी सरकारें देखी है, ये भी देखी है, हम ये तो नहीं कह सकते कौन सी आएगी। जो पब्लिक चाहेगी वो ही आएगी, सारे लोगों के कार्य सामने पे। सुदीप जी, क्या लगता है आने वाले समय में क्या चल क्या रहा? आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा की दोबारा से सरकार आएगी, क्योंकि बरेली में भी मैंने ये देखा है कि बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। सुंदर शहर हो जाएगा बरेली। लेकिन भाई साहब, क्या लगता है जिस तरीके से तमाम और राजनीतिक पार्टियां भी काफ़ी सक्रिय होती दिख रही हैं? देखिए, हमारा अपना मानना है कि ये सरकार दोबारा लौटकर आएगी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? माफिया, जिन माफियाओं को पूरे ज़िले की पुलिस उनके यहाँ छापा डालने नहीं जा रही थी, वहाँ अतीक अहमद के यहाँ एक पुलिस की गाड़ी जाती है और उसकी अवैध इमारत गिरा दी जाती है। मुख्तार अंसारी जैसे लोग जो दिन दहाड़े जिप्सी पर बैठकर कत्ल करते थे लोगों का, आज वो जेल में रहम की भीख मांग रहे हैं। सरकार फिर लौट कर आएगी। चलिए अन्य लोगों से बात करते हैं, उनका क्या कहना है, वो क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में। भैया ये बताइए, क्या लग रहा है यूपी में क्या होगा? यूपी में योगी आएंगे दोबारा। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? देखो, नीचे स्तर पे देखा जाए तो अच्छा खासा विकास कर रखा है। अच्छा। हाँ, मैं ऐसे मेरे गांव में जाके देखो, जो हालात 4 साल पहले थे ना, अब जाके देखो तो बहुत ज़्यादा चौमुखी विकास है। भाई साहब, आप बताइए, चाय पर चर्चा कर रहे हैं हम, क्या लगता है कुछ परिवर्तन होगा यूपी में? योगी जी जीतेंगे। योगी जी जीतेंगे। आप बताइए, क्या लग रहा है भाई साहब? सरकार रिपीट होनी है। सरकार रिपीट होगी। योगी जी रिपीट हो रहे हैं भाई साहब। क्यों, ऐसा क्यों? विकास ही विकास है, यूपी में खुशहाली है जी। प्रियंका जी नहीं कुछ कर पाएंगी? प्रियंका जी क्या कर पाएंगी? बहुत जा रही हैं लग जगह जगह। नहीं, वो कुछ नहीं हो पाएगा। अखिलेश जी भी जा रहे हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश जी तो ऐसे ही निकालते रहेंगे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। बाबूजी, क्या लग रहा है कुछ परिवर्तन होगा इस बार चुनाव में? क्या चल रहा है ये बताइए। यूपी में क्या चल रहा है? चुनाव भी तमाम आप देख रहे होंगे, कहीं अखिलेश जी जा रहे हैं, प्रियंका जी। अभी तो बहुत समय है, अभी सब अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। अभी मेरे ख्याल से लगभग 4 महीने हैं और चुनाव जो है महीने भर में ही मतलब इधर उधर हो जाता है, तो अभी से क्या कहा जा सकता है। वैसा आप बताइए, क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो हम तो महंगाई से बहुत त्रस्त हैं। हर चीज़ आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर 1000 रुपये पहुँच गया, पेट्रोल 110 रुपये पहुँच गया। गरीब आदमी क्या करेगा? तो परिवर्तन होगा क्या? नहीं, ये देखिए, आगे देखिए क्या होता है। ये तो जनता की आवाज़ है, आगे चल के 4 महीने के बाद क्या होती है क्या नहीं होती। देखिए, अभी तमाम लोगों का कहना है कि लंबा वक्त है, 4 महीने का समय है और परिवर्तन जो आने वाला 1 महीना जब चुनाव का रह जाएगा तब तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी तमाम राजनीतिक पार्टियों के बारे में, तब ढंग से पता चल पाएगा। फिलहाल अभी तक ज़्यादातर लोगों का कहना है कि एक बार फिर से सूबे में योगी जी की सरकार रिपीट होगी। कैमरामैन नवल सिन्हा के साथ अनूप कुमार मिश्रा, एबीपी गंगा, बरेली।